हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल घोसली के प्रोडक्शंस पे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन जॉब मार्केट के बारे में। और पहले भी कई बार मैंने कहा है, दोहराया इस बात को कि इंडियन जॉब मार्केट एक पूरी तरीके से एक डिस्टोपिया है। और वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे देश के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट दर है वो आप सभी को पता है 20% है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारे देश के अंदर, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भी हमारे यहाँ ही है। दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी हमारे देश भारत के अंदर ही है। और साथ में अगर मैं कहूँ कि जो आबादी यंग पॉपुलेशन है, चाइना के अंदर जो पॉपुलेशन है ओल्ड पॉपुलेशन है, हमारे अंदर ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ओल्ड पॉपुलेशन है। आप देखिए इतने बच्चे हर साल ग्रेजुएट होते हैं, हर साल 12वीं पास करते हैं, हर साल एंट्रेंस देते हैं जी के, IIT जेई मेंस के, IIT जेई एडवांस के, नीट के, जिनका भी स्कैम भी हुआ था, कुछ स्कैंडल भी हुआ था कि पेपर लीक हुए थे नीट के शायद। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट जो दर है इसमें ये समस्या बेरोज़गारी की हमारे देश में, तो किस तरीके से जो कॉर्पोरेट हैं और जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं जिन्हें इतना सपोर्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, स्मॉल स्केल बिजनेसेस को और टैक्स में रियायतें जा रही हैं स्टार्टअप्स को, किस तरीके से ये एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे देश के ह्यूमन रिसोर्स को। नारायण मूर्ति की अगर हम बात करें तो मैंने आपसे कहा भी था कि 2021 में अटकलें लगाई जा रही थी कि वो प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति बनेंगे। और तब PR स्टंट चालू हो गया था उनकी तरफ से, उन मीडिया हाउसेस की तरफ से कुछ। तो साथ ही में वो आदमी कितना भ्रष्ट है और वो किस तरीके से कहता है कि युवाओं को 70 घंटे काम करना चाहिए। बहनचोद खुद के पोते को तो जो हुआ उसका, जो जिसे अभी हाल ही में पैदा हुआ, जिसे अक्ल नहीं कुछ चलने की, उसके नाम पे पता नहीं कितने लाख शेयर्स उसने जो है रजिस्टर कर दी। अब उसे बच्चे को क्या पता कि कहाँ वोट देने, क्या शेयर्स होते हैं। वो तो इसके हिस्से की वोटिंग भी यही करेगा, है ना। तो हिपोक्रेसी के जो लेवल्स हैं इस देश के अंदर वो तो अलग ही लेवल पर है। लेकिन जिस तरीके से सपोर्ट किया जाता है हमारे देश के अंदर इन लोगों को, बिजनेसेस को, कि बिजनेसेस बहुत अच्छे हैं देश की तरक्की के लिए कुछ नहीं। सबसे सस्ता ह्यूमन रिसोर्स अगर कहीं है तो भारत के अंदर है। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यहाँ इंडिया के अंदर है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कुछ नहीं है, वो वैसे एक मजदूरी है, एक बौद्धिक मजदूरी। एक मजदूर होता है जो मजदूरी करता है, बाहर ईंटें उठाता है, मकान बनाता है, सीमेंट लगाता है, एक मजदूर वो होता है। और एक मजदूर होता है जो AC में बैठ के दिन भर स्क्रीन के आगे कंप्यूटर पर टाइपिंग करता है, वो मजदूर होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उन्हें जो सैलरी मिलती है, आपको लगता होगा सैलरी बहुत हाई फाई है, इतनी हाई फाई सैलरी नहीं होती उस सबके मुकाबले जो सर्विस वो दे रही है। इंडिया के अंदर जो जॉब्स हैं, अगर आप बाहर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी कई बार इस बात को कहते हैं कि वो सभी गार्बेज जॉब्स हैं, गार्बेज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स हैं, गार्बेज प्रोग्रामिंग जॉब्स हैं। उनमें कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर आप उन्हें कन्वर्ट करें डॉलर के हिसाब से, जो कि इंटरनेशनल करेंसी, अगर आप डॉलर के हिसाब से जो उन्हें कन्वर्ट करें तो वो बहुत ही कम निकल कर आता है। तो हमारे देश के अंदर पहली बात तो इतनी ज़्यादा सप्लाई है ह्यूमन रिसोर्स की, और सप्लाई को मीट करने के लिए कोई जो है कंपनी इतनी है नहीं, तो कंपनी इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करती है। उन्हें बस ये कि हमें सस्ते सस्ता आदमी मिल जाए, हमें सस्ता नौकर मिल जाए हमारा काम निकलवाने के लिए। क्योंकि देश के अंदर जितनी भी IT कंपनी, एक प्रोडक्ट आज तक इन लोगों ने हमारे लिए नहीं बनाया। ना गूगल इनका बनाया हुआ, ना वर्ड इन्होंने बनाया, कुछ नहीं बनाया इन लोगों ने। इन लोगों ने एक वर्ड प्रोसेसर तक नहीं बनाया आज तक देश के लिए। तो ये लोग करते क्या, ये सिर्फ एक चीज़ करते हैं और वो है ठेकेदारी। सिलिकॉन वैली के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, वो सभी आउटसोर्सिंग करती है। आउटसोर्सिंग मतलब जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं एक कपड़े की मेरी दुकान है, तो मैं कपड़े खुद नहीं बनाता, कपड़े कोई और बनाता है, मैं उसका माल खरीदता हूँ, फिर उस कपड़े को बेचता हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है, मैं तो बस उसका सामान खरीदते उस पर अपना ढप्पा ला के बेच दे रहा हूँ। तो यही लोग करते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओरेकल हो गई, AWS हो गई, अमेजॉन वेब सर्विसेज हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ये सभी टेंडर देते हैं इन कंपनीज़ को, HCL को, इन्फोसिस को, TCS को, और ये सभी टेंडर उठाती हैं। तो ये सभी क्या करती है, अपने सॉफ्टवेयर को आउटसोर्स करती हैं ये बड़ी बड़ी सिलिकॉन वैली कंपनीज इंडिया के अंदर। तो जो पहली IT एग्रीमेंट हुआ था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट जो हुआ था सिंगापुर के अंदर, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट के जैसी कई बड़ी कंपनियों ने UN को फाइनेंस किया था कि आप इस एग्रीमेंट को करवाइए। और ये एग्रीमेंट सिंगापुर के अंदर हुआ था, हस्ताक्षर लगे थे, देशों ने इस पर हस्ताक्षर लगाए थे। और हस्ताक्षर इस बात के थे कि हम टैरिफ्स नहीं लगाएंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर। अगर हम सॉफ्टवेयर को इम्पोर्ट करते हैं तो हमारा जो देश है, हम टैरिफ्स उसके ऊपर नहीं लगाएंगे। हम फ्री टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्ट्स हैं, पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी फैल पाए, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स फैल पाए, क्योंकि उस समय सॉफ्टवेयर नए नए आए थे, हार्डवेयर नए नए आए थे, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, डिजिटल रेवोल्यूशन चालू हुआ था। इंटरनेट जो इंडिया के अंदर आया 2016 में, 2017 में,
उसे उसे डिजिटल रेवोल्यूशन नहीं कहते, उसे टेलीकॉम रेवोल्यूशन कहते हैं। ये बेवकूफ़ डिजिटल रेवोल्यूशन बताते हैं। डिजिटल रेवोल्यूशन वो था जिसमें इंटरनेट नहीं, जिसमें ये कंप्यूटर्स आए थे, लैपटॉप्स आए थे, जिसमें ये हार्डवेयर आए थे, सॉफ्टवेयर आए थे, वो असली डिजिटल रेवोल्यूशन था। वो अमेरिका में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स में, सिलिकॉन वैली में, जब कंपनीज एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज आई थी। तो उस समय कंपनी उभर रही थी, ओरेकल आ रही थी, तो ये चाहती थी कि इन्हें उनके प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में फैले, हर कोई इस्तेमाल करे। तो इस चीज़ के नाम पर कि मानवता का भला होगा, पूरी दुनिया में आईटी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ होगी, तो उस बहाने इनको अपने प्रोडक्ट्स बेचने को मिल जाए सस्ते दामों पर बिना टैक्स लगाए। मतलब अगर हम सामान बेचते हैं तो सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाती है, अगर किसी दूसरे देश में आप सामान बेचते तो वहाँ की सरकार उसके ऊपर टैरिफ लगाती है। तो ये था कि अगर हम हार्डवेयर को अपने देश के अंदर इंपोर्ट करते हैं, सपोज हम सर्वर्स इंपोर्ट कर रहे हैं या हम कंप्यूटर मंगवा रहे हैं डेल के, किसी और के, तो उनके ऊपर सरकार टैरिफ ना लगाए। जैसे चाइना से गुड्स आते सरकार उसके ऊपर टैरिफ लगाती है। तो आईटी एग्रीमेंट में ये तय हुआ कि जितनी भी कंपनीज हैं जो चिप्स बना रही है, सीपीयूज बना रही है, जीपीयूज बना रही है, उनके प्रोडक्ट जब इंपोर्ट किए जाते हैं, कंप्यूटर से जब इंपोर्ट होते हैं, तो उनके ऊपर सरकार टैरिफ नहीं लगाएगी। इंडिया भी इसका हिस्सा था। तो उससे हुआ क्या कि इन्हें कीमती हार्डवेयर रिसोर्स मिल गया, बड़ी बड़ी कंपनी को, इन्फोसिस को, HCL को, TCS को हार्डवेयर सस्ते में मिल गया। जिससे क्या हुआ, जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी थी, जो इंडिया के अंदर खुद हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स थे, वो कभी उभर नहीं पाए, क्योंकि इंडिया के अंदर आज तक एक CPU बनाने वाली कंपनी नहीं है, एक लैपटॉप या मोबाइल बनाने वाली कंपनी नहीं है। मोबाइल बनाने वाली तो है, खैर माइक्रोमैक्स लावा है, इन्फिक्स लेके आ रहा है, माइक्रोमैक्स लावा भी है, लेकिन आज तक एक भी CPU बनाने वाली, डेस्कटॉप बनाने वाली, मॉनिटर बनाने वाली, कीबोर्ड बनाने वाली कंपनी नहीं है, ना होगी। क्योंकि इंडिया के अंदर क्या हुआ कि ये सभी कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज बाहर से इंपोर्ट करती थी अपने हार्डवेयर को, और यहाँ इंडिया के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपर थे जो बेरोजगार घूम रहे थे, उन्हें सस्ते दामों पे, क्योंकि $1 के अंदर आज 83 रुपीज़ है, 83 रुपये है, तो कितना सस्ता पड़ता है उन्हें इंडिया का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप खुद सोच सकते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करके कोड करवा कर उनसे सॉफ्टवेयर बनाकर, अब वो बना रुपये में, अब $1 में 83 रुपीज़ है, अब वो बाहर जाके उसे विदेश में बेच देते, कितना मुनाफा वो कमाते हैं उस चीज़ में। और ये बेचते किसे हैं, ये CRMs होगा, इंटरनल टूल्स ज़्यादातर बनाते थे। इंटरनल टूल्स मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि CRMs हो गए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आज के ज़माने में सेल्सफोर्स आ गया, monday.com आ गया, जहाँ पे हम अपने कस्टमर का हिसाब किताब रख सकें, कैसा डेटाबेस, उसे कहते हैं CRM। जैसे हम बुक कीपिंग करते हैं ना कस्टमर के लिए, कि इस कस्टमर ने हमें इतने रुपए दिए, इस कस्टमर ने हमने ये खरीदा, तो जिसमें आप अपने कस्टमर का हिसाब किताब रखते हैं उसे CRM कहते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसे टूल्स होते नहीं थे, तो कंपनी जिसे अपने लिए बनवाती थी दूसरी कंपनी से देकर। तो वो काम इंडिया के अंदर क्या होता था, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता ह्यूमन रिसोर्स अगर कहीं मिलता सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम पर, तो 2 जगह मिलता। एक तो मिलता है यूक्रेन में, जहाँ पर भी वॉर हो गई, वो तो फिर भी महंगा, वो यूरो में चार्ज करते हैं, उससे भी सस्ता यहाँ इंडिया के अंदर है ना। तो इसलिए जानबूझ के यहाँ इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा आप देखोगे कि IT कंपनी है, क्योंकि सिलिकॉन वैली अपने पूरे काम को आउटसोर्स करती है यहाँ से, क्योंकि अगर वहाँ के बंदे को अगर हायर करेंगे तो डॉलर में तनख्वाह देनी बहुत महंगा पड़ता है, तो इसलिए वो इंडिया से ही हायर करते हैं, जो कि फिर से आगे उनका वैसे एक तरीका है पैसे बचाने का और कुछ नहीं। खैर अगर हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर, तो मैं आपसे बात करूँ कि जैसे इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके अंदर पहली बात तो जॉब्स हैं नहीं, और जो जॉब्स हैं भी वो भी ऐसी हैं कि मैं खुद गया हूँ, मैंने खुद नौकरी में इधर उधर धक्के खाए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली बात तो ऐसा, अगर आप जाएँ naukri.com पे या लिंक्डइन पे, जो इतनी मार्केटिंग चलती है लोगों की स्किल्स नहीं, स्किल्स के सब एक ड्रामा है। UNO की खुद की रिपोर्ट है कि किसी भी स्किल की हाफ लाइफ 5 साल है, मतलब 5 साल बाद वो स्किल बेकार हो जाएगा, और हो जाएगा। जैसे हमने PHP सीखी, आज वो PHP इतनी यूज़ की नहीं है, आज जावास्क्रिप्ट चलती है, कल को जावास्क्रिप्ट भी बेकार हो जाएगी। पुराने ज़माने में पेट्रोलियम के अंदर अगर आपने कोई डिग्री कर दी, आज के समय EVs आ गए, तो अब पेट्रोलियम कहाँ, अब कहीं नहीं है वो। हालांकि थोड़ा बहुत चल रहा है वो अब, लेकिन अब पूरी तरीके से लोग जो है शिफ्ट हो जाएंगे सोलर एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल रिसोर्सेज के ऊपर, लिथियम आयन बैटरी के ऊपर, कार्स के ऊपर, सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ऊपर। तो टेक्नोलॉजी बदलती है, आपको हर समय नए स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा कहना कि आपने स्किल्स सीख लिया, आपने सब कुछ सीख लिया, ये बिल्कुल गलत है, एक तरह का स्कैम है। ये लोग क्या करते हैं, कोर्सेज बेचते हैं। अगर इनकी नॉलेज इतनी यूज़फुल थी तो उन्होंने उस नॉलेज को खुद यूज़ क्यों नहीं किया, वो खुद क्यों नहीं जॉब पे लगे हुए आराम से, वो क्यों दूसरे को ज़बरदस्ती जो है कोर्सेज और स्किल्स और सर्टिफिकेट बांटते कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी खुद पता उनकी नॉलेज इतनी यूज़फुल नहीं है। एक समय के बाद उनकी जो नॉलेज है वो यूज़लेस हो जाएगी, तो बेहतर ये इस नॉलेज को किसी और को सिखाओ और उससे पैसा निकालो। तो ये वो काम है जो करते हैं वो लोग, कोर्सेज बना के बेचते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, जॉब बहुत हार्ड है, बहुत हरासमेंट है। एवरेज जो टाइम है इंडिया के अंदर वो 8 घंटे का है।
8 घंटे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और पार्ट टाइम और इंटर्नशिप का कोई कल्चर नहीं इंडिया के अंदर। ये सब बकवास है कि तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो तुम इंटर्नशिप कर लो। जिस देश के अंदर 7 घंटे एवरेज टाइम बिताना पड़ता है स्कूल और कॉलेज के अंदर, उस देश के अंदर क्या इंटर्नशिप होगी? और इंटर्नशिप भी क्या 75% अटेंडेंस मस्ट है? क्या इंटर्नशिप कर पाओगे तुम? कोई इंटर्नशिप नहीं कर पाओगे तुम। ये सब बकवास है। इंटर्नशाला पे naukri.com पे कहीं भी चले जाओ, कोई जॉब नहीं है, कोई इंटर्नशिप नहीं है, ना होती है। और इसकी वजह यह है, सीधी सी बात है कि जो जॉब दिख रहा है ना, आधे से ज़्यादा जो जॉब पोस्टिंग है, अगर आप जाके देखें साइड में छोटा सा लिखा रहता है, एक पोस्ट निकली, एक जॉब की पोस्ट निकली, जूनियर रिएक्ट.जेएस डेवलपर, जूनियर वर्डप्रेस डेवलपर, एक पोस्ट निकली। उस पर आप एप्लीकेंट्स देखोगे, पोस्ट एक होगी या 4-5 पोस्ट, या मुश्किल से 10 ओपनिंग्स होंगी या 5-6 ओपनिंग्स होंगी। उसमें एप्लीकेंट्स देखना कितने, 1000 एप्लीकेंट्स, 700 एप्लीकेंट्स, 900 एप्लीकेंट्स। तो इतने एप्लीकेंट्स को कहाँ से ढूंढता फिरेगा बंदा, HR या जो जॉब रेज्यूमेस को फिल्टर कर रहा है? क्योंकि कंप्यूटर क्या है, 2D स्क्रीन है, आपने एक PDF बनाई, आपने बटन दबाओ, लाइट की स्पीड से चला गया वहाँ पे। अब ATS लगा पड़ा, भगवान जाने कि ATS उसे फिल्टर कर भी नहीं कि नहीं कर रहा, एप्लीकेशन ट्रैकिंग बॉक्स उसे फिल्टर कर भी रही है कि नहीं कर रही। लेकिन खैर अगर करके आप पहुँच भी गया उसके इनबॉक्स में, तो उसमें फिर क्या होगा कि पहली बात तो इतने सारे एक 2D ऑब्जेक्ट के अंदर एक 2D कई सारे 2D ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। 2D ऑब्जेक्ट कौन है? स्क्रीन। उस स्क्रीन के अंदर 700-800 रेज्यूमे फिल्टर कर रहा है, वो नहीं कर पाएगा। ह्यूमन कैपेसिटी नहीं, आपकी आंखें ऐसी नहीं बनी कि आप दिन भर स्क्रीन के आगे देख के चीज़ों को फिल्टर कर सकें। और कर भी लिया तो कैसे कर पाएगा वो? एक रेज्यूमे के अंदर, एक रेज्यूमे को देख कर, कागज़ के टुकड़े को देख कर आप पूरे इंसान को जज नहीं कर सकते, ठीक है। और जिस तरह से इनकी बातें होती हैं, जो स्कैम चलता है जॉब के नाम पर, कोई एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब इस वक्त पूरी इंडस्ट्री तो क्या पूरी धरती तो कहीं नहीं है, पूरे भारत में भी या पूरे देश में भी कहीं नहीं है, बाहर भी नहीं है कहीं पे, क्योंकि जो भी कल्चर है वेट से इम्पोर्ट करते रहते हैं। तो कोई एंट्री लेवल जॉब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर होती नहीं है। जो जूनियर वेब डेवलपर की जॉब है, जो जूनियर सिक्योरिटी इंजीनियर है, जूनियर पेन टेस्टर या जूनियर सॉफ्टवेयर टेस्टर की जॉब है, उसमें क्या है कि क्या देते हैं कि ये जो है आपको क्या चाहिए, आपको 5-6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन आप देखिए क्या क्या स्कैम लिखा रहता है। जूनियर पोस्ट होगी, जूनियर वेब डेवलपर की डिजिग्नेशन होगी, और उसमें लिखा होगा, और आगे क्या वो स्कैम करते हैं वो भी बताता है। उसमें लिखा होगा कि 5-6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। जो एक्सपीरियंस वो मांग रहे हैं, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में वो मांग रहे हैं, वो बिल्कुल नॉनसेंस है। क्योंकि एक जूनियर को 5-6 साल का एक्सपीरियंस अगर होगा तो वो जूनियर रहा कैसे, फिर तो सीनियर हो गया। और फिर उसके बाद एक सैलरी भी कुछ खास है नहीं। तो पूरी तरीके से स्कैम है जो ये लोग करते हैं। सेकंड थिंग जो ये लोग करते हैं कि डिजिग्नेशन होगी किसी चीज़ की, सिस्टम डेवलपर की, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की या डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, और लगा देंगे किस में, लगा देंगे टेस्टर में, लगा देंगे कहीं और, है ना। फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब, वेब डेवलपर की जॉब होगी, फुल स्टैक डेवलपर की जॉब होगी, जब भी लगा देंगे फ्रंट एंड में, लगा देंगे इंफ्रा में। तो ये सब नॉनसेंस इन लोगों का चलता रहता है कि जो जॉब आपको, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, उस जॉब पे आपको काम देंगे ही नहीं। मेरे साथ क्या हुआ, एक बार मैं SEO की जॉब, मैं जॉब के लिए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, तो मैंने अप्लाई किया डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, और मुझे लगा दिया ई-कॉमर्स अकाउंट मैनेजर। तो जो जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो होंगे नहीं। और पहली बात, आधे से ज़्यादा जो जॉब्स होती हैं घोस्ट जॉब पोस्टिंग्स होती हैं। मतलब कंपनी जो पोस्ट, वो असल में जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करती जो पोस्ट कर रही है, तो पोस्ट करके रही है जानबूझ के, देखने के लिए कि उन्हें कितना क्या रिप्लाई मिल पाता है, मार्केट को देखने के लिए कि बंदे किस हद तक हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, मेरा दोस्त एक जगह गया, ओपनिंग थी 5-6 बंदों की, उन्हें लगा 100-200 आएंगे, वहाँ पहुँच गए 800-900 बंदे, और राउंड से 3, अब वो 6 राउंड लेने लग गए। अब उसमें मेरा दोस्त कहाँ निकलता, नहीं निकला। तो इस तरीके से इन लोगों की जो चालें हैं वो चलते रहते हैं, ये कॉर्पोरेट वाले, कि कुछ भी करके मतलब एक्सप्लॉइट करो ह्यूमन रिसोर्स को, इंडिया की ह्यूमन रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करो। अब फिर होता क्या है कि इन्हें खुद नहीं पता होता कि हमें बनना चाहिए कि नहीं चाहिए। वो खुद कैसे नहीं पता, पहले तो ये खुद कहते हैं सही, काफ़ी सारे बंदे आ गए इनके पास। अब इल्यूजन, जब चॉइस बढ़ जाती है तो चॉइसेस, सीधी सी बात है, आपको पता चल गया आपके पास इतनी सारी चॉइसेस हैं, तो आपकी डिमांड भी फिर बढ़ जाएगी, आपको पता चल जाएगा, है ना। आपके पास कई सारे बंदे सब्ज़ी खरीदने, सब्ज़ी बेचने वाले, तो आप कहोगे सबको कि कम करो, जो सबसे कम में देगा मैं उससे खरीदूँगा। तो उनका ये कि हमें सस्ते से सस्ता मजदूर मिल जाए, मजदूरी कराने के लिए, बौद्धिक मजदूरी कराने के लिए, गुलामी कराने के लिए, स्क्रीन के आगे बिठा के सॉफ्टवेयर बना के, टाइपिंग करवा के, एक्सेल शीट बनाने के लिए, अकाउंट दिखवाने के लिए सस्ते सस्ता आ जाए, ताकि हमारी कॉस्ट कम है, जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए। तो वो हमें नौकरियाँ देने के लिए नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि आपको जॉब चाहिए। आप बिना जॉब के भी कामयाब बन सकते हैं ज़िंदगी के अंदर।
ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। ये जो बीज पा जाता है स्टूडेंट के दिमाग में, अच्छे से पढ़ो ताकि अच्छी जॉब मिले, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आपको किसी की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका अंत आखिर में फिर बहुत बुरा होता है और बहुत एक टूटा हुआ इंसान निकलता है शिक्षा प्रणाली से, और आखिर में हैरास होता है वो आदमी बिल्कुल, क्योंकि समाज ने कभी उसे आत्मनिर्भर बनना नहीं सिखाया, उसे हमेशा गुलाम बनना सिखाया। तो बात यह है कि जब ये चीज़ आगे बढ़ती हैं, आगे सपोज एक ग्रेजुएट निकला, आगे उसे जॉब मिल गई, वो 7-8 साल तक वही काम करता रहा, उसके बाद क्या, वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो, उसने PHP सीखी, अब जावास्क्रिप्ट आ गई, अब क्या, अब उसकी उम्र हो गई 38-29, वो 40 का हो गया, 40 साल से ऊपर कोई फ्यूचर है नहीं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर। 40 साल के बाद आपको वो रिटायर करना शुरू कर देते, कहते हैं ये तो बहुत उम्र का आदमी, इसका क्या करना। अब आपने PHP में काम सीखे, एकदम से जावास्क्रिप्ट आ गया, अब जावास्क्रिप्ट कहाँ से सीखो, कौन सिखाया आपको जावास्क्रिप्ट, और आप उतनी उम्र में आप कौन बैठ के पढ़े, अब उतनी उम्र में कौन बैठ के पढ़े, इस उम्र में कौन पढ़ता है बैठ कर, इस उम्र में तो बंदे को अपने करियर के पीक पे होना चाहिए, अब दोबारा कौन पढ़े बैठ के। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बवाल है पूरी तरीके से एक नाटक है लोगों से गुलामी करवाने का, और कुछ नहीं। फालतू में चिल्लाते हैं इंडिया ये इंडिया वो, कहीं नहीं। एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आज तक इन्होंने खुद के देश को नहीं बनाया, एक वर्ड प्रोसेसर तक नहीं बनाया, एक नोटपैड तक खुद का IT कंपनीज ने नहीं बनाया इंडियन प्रोडक्ट्स। ये बस हरास करती है इंडिया के ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सबसे सस्ता सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं मिलता, सबसे सस्ता ह्यूमन रिसोर्स इन्हें यहाँ पे मिलता है। उसके बावजूद ये करती ब्लेम ही कर लो। जैसे टीचर है ना, टीचर का काम क्या, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, उसे एजुकेट करना। अब वो अपना काम ढंग से तो करता नहीं, क्योंकि वहाँ सैलरी के लिए सैलरी मिले, मेरा काम हो बस निकलूँ, है ना। तो वही फॉर्मेलिटी होती है कि कमी जो है वो इंडियन लोगों के अंदर है, कमी जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर के अंदर, उसके पास स्किल्स नहीं है। स्किल्स तो तभी आएंगे जब तुम काम करने दोगे। कोई एंट्री लेवल जॉब है ही नहीं, कोई भी जॉब को अप्लाई करने जाओ आपको स्किल्स चाहिए, बिना स्किल्स के आपको जॉब नहीं। अब स्किल्स तो तभी आएंगे जब जॉब होगी, वर्क एक्सपीरियंस भी तभी आएगा, है ना। अब खुद से काम करके अगर मैं एक्सपीरियंस सीख भी लूँ घर पे, कोई ऑनलाइन कोर्स कर या प्रोजेक्ट बनाकर मैं एक्सपीरियंस सीख भी लूँ और मैं अप्लाई करूँ, तब भी वो मुझे नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि आपको कोई ढंग का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए कि आपने कहीं काम कराओ। खुद से अगर आप काम करके आओगे और आप उससे कहोगे कि मैंने खुद से काम किया, मैंने पर्सनल प्रोजेक्ट बनाए हैं, क्या मैं आ सकता हूँ, मुझे आता है, तब भी वो आपको हायर नहीं करेगा कि नहीं हमें चाहिए किसने ढंग से कर रखा हो। तो बस उनकी एक चाल होती है, उसकी सीधी सी बातें, नौकरी पर रखना नहीं चाहते, उन्हें बस नौकर चाहिए, उन्हें सस्ते सस्ता ह्यूमन रिसोर्स चाहिए ताकि उन्हें कम पैसे देने पड़े, उनके पैसे बचें और एक काम ज़्यादा से करवाओ, ठीक है। तो जैसे घोष जॉब पोस्टिंग में क्या होता है कि अमेज़ॉन कॉपी करता ही है, अमेज़ॉन करता है, कई बड़ी टेक कंपनीज करती है, TCS भी करती है, फोर्सफुली रिज़ाइन भी करवाती है अपने एम्प्लॉयज़ से, बैड रेटिंग्स देकर उन्हें कि तुम बेकार हो, तुम्हें पास स्किल्स नहीं, जानबूझ के। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने कारखाना रखा, ठीक है, अब मुझे 10 बंदों की ज़रूरत थी, मैंने 10 बंदे रखे, ठीक है। अब ऑन सीज़न आ गया, दिवाली आ गई, वो कोई और चीज़ें आ गई, क्रिसमस आ गया, अब डिमांड बढ़ गई, अब मुझे चाहिए 10 बंदे और, तो मैं 10 बंदे और लेके आ गया, ठीक है। अब सही चल रहा है। अब ऑफ सीज़न ऑन सीज़न गया, ऑफ सीज़न आ गया, ऑफ सीज़न आ गया, अब क्या, अब मुझे ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा बंदों की, तब उन्हें निकाला तो फिर ले ऑफ हो गया, ठीक है। अब मान लो रेसेशन आ गया, अब मुझे और कम बंदे चाहिए, मुझे 5 बंदे चाहिए, तो मैंने 5 निकाल दिया, 5 बंदे ही पड़े हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर वही मुझे थोड़े बहुत ऑर्डर आने लग गए, तो अब मैं क्या करूँगा, फटाफट से लिंक्डइन पे जाऊँगा, अच्छा रहूँगा, जा एम्प्लॉय लेके आ, तो वो पोस्टिंग करेगा कि हमें इतना बंदा चाहिए, हमें उतना बंदा चाहिए, ठीक है। अब वो फिर दोबारा लेके आएगा, अब फिर एम्प्लॉयज़ आएंगे, लेकिन फिर पता चल गया, फिर अब वो लेके आ रहा, ऑन प्रोसेस इंटरव्यू चल रहा है अभी, हैं, लेकिन फिर पता चल रहा है कि नहीं यार ये 5 बंदे काम कर लेंगे, काम हो जाएगा, तो अब निकाल दो। तो इस तरह की चीज़ें जो है फिर चलती रहती हैं इनकी तरफ से, कि उन्हें खुद नहीं पता होता उन्हें कितने लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट की जिस तरह से डिमांड बढ़ेगी उसी तरीके से उन्हें सप्लाई बढ़ानी है, उतने हिसाब से उन्हें ह्यूमन रिसोर्स लगाने। अब मार्केट की डिमांड बढ़ी नहीं, क्योंकि प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है ना कि डिमांड बढ़ रही है कि घट रही है। आपको नहीं पता कि कब बारिश आएगी, कब तूफान आने वाला, आपको नहीं पता। जैसे सिचुएशन आएगी उस हिसाब से आपको तैयार होना है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि लोअर मैनेजमेंट को फायर कर दिया, मिडिल मैनेजमेंट को फायर कर लिया, लेकिन फिर डिमांड पड़ी तो फिर दोबारा लेके आ गए, है ना। और कई जगह घोष जॉब पोस्टिंग करते हैं, मतलब वो जॉब पोस्टिंग जो रियल में है ही नहीं, उन्होंने कर दिया कि हमें वर्कर चाहिए, लेकिन रियलिटी में उन्हें ज़रूरत नहीं वर्कर की। वो घोष जॉब पोस्टिंग कर रहे हैं देखने के लिए कि कितने बंदे आ सकते हैं, हमें कितना सस्ते में ह्यूमन रिसोर्स मिल सकता है। सेकंड थिंग वो करते हैं कि मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन हो रही है डिमांड एंड सप्लाई की, तो उस हिसाब से देख रहे हैं। तो रियलिटी में उन्हें खुद पता नहीं होता कि हमें कितने बंदे हायर करने हैं,
ठीक है। अगर आप आज के समय अगर आप जॉब मांगने जाओ तो पहली बात तो आप naukri.com या कहीं लिंक्डइन पे जाएंगे, आप अप्लाई करेंगे, आप खुद देखेंगे दो ओपनिंग, 1 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 10 होगी, और एप्लीकेंट्स कितने होंगे, जितने लोगों ने रेज्यूमे भेजा, 500, 600, 800, 900, कभी कभी 2000, ऐसे ऐसे। अब फिल्टर करने वाला है वो कितने लोगों को फिल्टर करे, कितने लोगों को इंटरव्यू बुलाए, फिर वो मल्टीपल इंटरव्यू राउंड रखते हैं देखने के लिए सबसे बेस्ट कौन है, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि ह्यूमन टेंडेंसी क्या, जब हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, जब हमें नहीं मिल रही होती तब हम एक ही से काम चला लेते हैं, लेकिन जब हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं तब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये सब चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, मुझे इतने प्राइस पे 35,000 में इतने सारे लैपटॉप मिल रहे हैं, ठीक है, अब हर एक को नोट करो किसमें क्या क्या खामी, किसमें क्या क्या कमियाँ, किसमें क्या क्या खासियत है, और सबसे बेस्ट ऑप्शन सबसे सस्ता से सस्ता कि कितना डिस्काउंट दे देगा, कितना डिस्काउंट दे देगा। तो हम ये करने की कोशिश करते हैं, वही इन कंपनी का माइंड सेट है, माइंड सेट उनका वही है कि चूँकि हम उनके लिए इस्तेमाल करने वाली चीज़ से ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है, तो हम उनके लिए इस्तेमाल करने वाली चीज़ है सबसे सस्ता एम्प्लॉय कौन मिल रहा है, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस में सबसे सस्ता एम्प्लॉय। और कोई 5-6 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा जाहिर सी बात है को ज़्यादा चार्ज करेगा, लेकिन जब वो ऐसी एंट्री डाल देते हैं जूनियर वेब डेवलपर पोस्ट, ये फ्रेशर के लिए होनी चाहिए, लेकिन लगा दिया 5-6 साल वाला, तो जूनियर में कौन आएगा, 5-6 साल वाला, तब उन्हें मिल गया 5-6 साल वाला एक्सपीरियंस वाला फ्रेशर्स की नो पोजीशन पे। मतलब फ्रेशर क्या कम पैसे लेगा, एक फ्रेशर, एक नौसिखिया कम पैसे लेगा, एक एमेचर कम पैसे लेगा, एक रिसेंट कॉलेज ग्रेजुएट कम पैसे लेगा, लेकिन उसी कम दाम पे 5-6 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा उन्हें मिल गया। अब उन्हें और क्या चाहिए, तो इस तरीके से वो चाले चलते हैं भाई, ठीक है। और फिर पीएफ कटता है, 25,000 से कम वालों का पीएफ कटता है, 30,000 से नीचे वालों का पीएफ कटता है, 12% कटता है ना। एम्प्लॉयज़ की भलाई के लिए कट रहा है, नहीं वो नाटक है, वो एम्प्लॉयज़ की भलाई के लिए नहीं कट रहा, ताकि एम्प्लॉयज़ यहाँ रहें, इस कंपनी के साथ लगे पड़े रहें, गुलामी करते हैं, इसलिए पीएफ कट रहा है। क्योंकि पीएफ कटवाना मैंडेटरी होता है, 12% पीएफ कटता है, आपकी सैलरी से कटता है, वो खुद अपनी जेब से नहीं दे रहे, वो आपकी जो बेस सैलरी है ना उसी से घटा के दे रहे हैं, तो इन हैंड पैसा आपको और कम मिलेगा। तो आपको पीएफ मिले, और पीएफ कब मिलेगा, जब आप कंपनी छोड़ कर जाओगे, तो इसका मतलब अब आपको और जो है पूरा आपको और रुकना पड़ेगा। मतलब आप जॉब कर रहे हो और आपको लगे मैं किसी अच्छी नौकरी ढूंढूँ, नहीं, अब आपको और दिक्कतें हो गई और ट्रैप्स आ गए, कम से कम 1 साल लेके जाऊँ, फिर नोटिस पीरियड का झमेला इंडिया के अंदर, 90 डेज नोटिस पीरियड, 2 महीने का नोटिस पीरियड। एक जगह में गया था, कॉल सेंटर की जॉब थी, उन लोगों ने कहा कि हमें ना कितने साल का नोटिस पीरियड, उन्होंने कहा हमें कम से कम 1 साल वाला नोटिस पीरियड चाहिए। अब 1 साल का कोई नोटिस पीरियड होता ही नहीं, आप देख लो, लेकिन नहीं हमें 1 साल का नोटिस पीरियड चाहिए। तो बिल्कुल नॉनसेंस चीज़ें बात वो लोग करते हैं ना, कि हमें 1 साल का नोटिस पीरियड चाहिए। अगर आप 1 साल से कम बोलोगे ना, एम्प्लॉय ने मुझसे कहा था, तो आपको रखेंगे नहीं नौकरी पे। तो अब मैं कैसे कहूँ भाई 1 साल का तो होता ही नहीं, मैंने रेज्यूमे पे खुद 3 महीने का नोटिस पीरियड दिखा रहा है, 3 महीने का कहा और मुझे कोई कॉल नहीं है। तो उनका ये कि उन्हें गुलाम चाहिए बस, कि हमें बस चाहिए कि स्किल्स से उन्हें कोई मतलब नहीं, स्किल्स बस एक नाटक है बाहर दिखाने के लिए, क्योंकि CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें दिखाना हमने इतनी जॉब्स क्रिएट की, जॉब्स कुछ नहीं क्रिएट की, तुम्हें गुलाम चाहिए थे, सीधी सी बात है। तो बस एक नाटक होता है कि लोगों को गुलाम बनाने का, एक आर्थिक गुलामी का बस एक तरीका है कि जॉब के जरिए बस उससे मजदूरी करवाओ और पैसा उससे निचोड़ दो, एक पैरासाइट की तरह। तो ये बिजनेसेस और ये बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज, ये बिलियंस, ये पैरासाइट है, ये बस मनी सक करते हैं लोगों से। तो बस ये मैं आपको बताना चाहता था। और एक हाँ, देश के अंदर एक महानुभाव है, नारायण मूर्ति है ना, 70 घंटे काम करो, खुद कोई घंटे काम नहीं करता, उसका खुद का बेटा उसकी कंपनी में काम नहीं करता, उसके खुद के बेटे की कोई कंपनी है। तो जिस इंसान का खुद का बेटा उसकी कंपनी में काम नहीं कर रहा, तुम उसकी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हो? अपने पोते को उसने कितने रुपए दिए, कितने शेयर्स उसने दे दिए, मिलियनर बन गया, वो पैदा हुआ। जिस लड़के को चलना तक नहीं आता, जिसे ये नहीं पता दिन कब है रात कब, उसके नाम पे इतने शेयर्स करने का क्या मतलब बनता? सीधी बात है, तुम्हें टैक्स बचाना था, तुम्हें उस डिविडेंड बचाना, तुम्हें क्या कहते हैं लेगेसी के नाम पर उस पैसा बच्चे को दे दिया। तो अब क्या है ना कि नियम होता है, पब्लिक कंपनी इन्फोसिस, आपने पब्लिक से शेयर उठा रखे हैं, उसका नियम है कि 95 या 90% शेयर्स आपको रिलीज़ करने पड़ते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा उठाना है तो, है ना। तो ये उनका पैसे तो उठा लिए, लेकिन अब क्या है कि 95% आपने रिलीज़ कर दिया, अब आपकी शेयर होल्डिंग नहीं, क्या कंट्रोल करोगे कंपनी को, है ना। तो वो क्या करते हैं, कैनियन आइलैंड्स के जरिए कहीं टैक्स हेवन में कंपनी बनाकर, शेल कंपनीज बनाकर, जो पैसा उठाया आपने पब्लिक से, जो प्रॉफिट आपको हुआ वो वहाँ भेज दिया शेल कंपनी, और शेल कंपनी से ये अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट कर अपनी शेयर खरीद लिए।
तो एक तरीका होता है इनका पीछे से होल्ड करने का। अपने नौकर के नाम पर शेयर रजिस्टर करा दिया, अपने परिवार वालों के नाम पर शेयर रजिस्टर करा दिया, ताकि पीछे से मतलब खुद ही कंट्रोल किया जा सके। तो ये बस इनकी जो है एक चाल होती है, एक तरीका होता है चीज़ों को बस कंट्रोल करने का पीछे से। कि सीधी बात है, सामने से अगर ओन कर दे तो जेल हो जाएगी, इन लोगों को पकड़ के सभी जेल में डाल देगा। तो पीछे से ही कंट्रोल करना चीज़ों को, किसी और के नाम पर रजिस्टर करें। तो अपने पोते के नाम पे करा दिए तो अपने शेयर कम हो गए, अब वो और शेयर खरीद सकता है, थोड़े 1% 2% स्टेक खरीद सकता है और अपनी कंपनी का, क्योंकि अब वो जो पहले शेयर थे पोते को दे दी। तो बस एक तरीका है, बस एक नाटक है कि देश के लिए कुछ किया, देश के लिए कुछ नहीं किया, बस अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षा उन्होंने पूरी करी, देश को बीच में मतलब देशभक्ति से इसका कोई नाता नहीं। ये हरामी मादा 4 साल है। तो ये वीडियो थी जो मुझे आपको बतानी थी किस तरीके से कंपनीज ह्यूमन रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करती हैं, और ये सब बस एक ढोंग है एम्प्लॉयमेंट करियर की, बस लोगों को गुलाम बनाने का और उनसे पैसे निकालने का। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।